अस्सलाम वालेकुम। ये अब डिस्कशन चैप्टर नंबर 19 के पेपर की पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। देखो इसको जनरली थोड़ा सा देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जब इस मेटल सरफेस पर रेडिएशन फॉल होती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन अमिट होते हैं। अब ये जो रेडिएशन फॉल हो रही है और इलेक्ट्रॉन अमिट हो रहे हैं तो इनका बिहेवियर हम चेक करने लगे हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स की कौन सी क्वांटिटी रेडिएशन पर डिपेंड कर रही है। तो देखा ये गया है पहले नंबर पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या जिसे हम फोटो करंट भी बोल सकते हैं, ये डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस पर, कि रेडिएशंस जितनी ज्यादा तादाद में इस सरफेस पर फॉल करेंगी, ये सरफेस मेटल सरफेस, इस पर जितने ज्यादा रेडिएशन फॉल करेंगी उतने ज्यादा फोटो करंट या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे। फिर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी का लफ्ज यूज कर रहे हैं जो मर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स या स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी लफ्ज यूज हो सकता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसे V0 से डिपेंड किया था इन्हीं फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि अगर लाइट जो फॉल करा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो जो अंदर से इलेक्ट्रॉन अमिट हो रहे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी और उन्हें रोकने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल जिसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे हैं वो भी ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर ऐसी लाइट फॉल कराई है जिसकी फ्रीक्वेंसी कम, तो फिर अब जो इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, उन्हें रोकने के लिए भी कम स्टॉपिंग पोटेंशियल देना होगा। तो ये दो रूल हैं, जो दो लॉज हैं जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े थे। अब इनमें ये जो पहला वाला लॉ है, रूल है, ये एप्लीकेबल उस वक्त होता है, इसकी कंडीशन है, ये हर वक्त एप्लीकेबल नहीं होता, ये उस वक्त एप्लीकेबल होता है, इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट आ जाता है जब इस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन अमिट होना शुरू हो जाए। अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो फिर जितनी ज्यादा लाइट फॉल कराते चले जाएं, 2 रेडिएशन कराएं, 5 कराएं, 10 कराएं, 15 कराएं, जितनी रेडिएशन की तादाद बढ़ती चली जाएगी इलेक्ट्रॉन अमिट ही नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो अमिट हो रहे हैं उनकी तादाद डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी पर, लेकिन कब? उस वक्त जब इन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का भी आपको बता दिया एक दो फिर कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट की जिस पर इलेक्ट्रॉन अमिट होना शुरू हो जाए, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो इस तरह ये दो रूल्स और पहले रूल की लिमिटेशन भी आपको बता दी कि ये इंटेंसिटी पर नंबर उस वक्त डिपेंड करेंगे जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। तो इसके मुताबिक अब दोबारा से पहला क्वेश्चन, which of the following depends on the intensity of the incident radiation in a photoelectric experiment? इनमें से कौन सा इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है? तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो बीटा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, the kinetic energy of electron in an electron load which is accelerated through a potential difference of 45 volt will be। हमें एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और उसके लिए बड़ी सादा सी इक्वेशन, Ke is equal to Ev
इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वही, वोल्टेज की वैल्यू 45 वोल्ट दे रहा है, तो इस तरह आंसर आ गया 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट, द एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट जो ब्लैक बॉडी होती है वो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो 100% मतलब है 1। तो इस तरह 40 ऑप्शन आ गया। The radiation emitted by human body at normal temperature 37 degree centigrade lies in low energy वाली रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन emit होती है नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो इस तरह 40 ऑप्शन। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। वेवलेंथ है 500, एनर्जी चाहिए। इक्वेशन हम यूज करेंगे E is equal to HF या HC over lambda। H की वैल्यू 6.63 into 10 raised to the power minus 34, C की वैल्यू 3 into 10 raised to the power 8 और lambda है 500 नैनो। नैनो मीन 10 raised to the power minus 9। तो इनको सॉल्व करते हुए ख्याल रहे अब यह आंसर जूल में आएगा। इस सारे को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 raised to the power minus 19 से। तो अब आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वो है बीटा 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअली ये एक न्यूमेरिकल भी है एंड एक्सरसाइज में, तो उसकी वजह से जो ऑब्जेक्टिव में जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं या जो एग्जांपल्स हैं वो आपको उनके आंसर याद करने पड़ेंगे। वो ऑब्जेक्टिव में अपीयर होते हैं, एफएससी में भी और एंट्री टेस्ट में भी। तो आपको इस तरह जाहिर सॉल्व करते हुए वहां पर टाइम लग जाएगा, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी होगी कि उनके आंसर तक आपको याद होने चाहिए, ताकि ये सॉल्व करने का आप टाइम बचा सकें। तो बहरहाल बीटा ऑप्शन 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The value of Stephen constant is delta option 5.67 into 10 raised to the minus 8 watt per meter square per Kelvin 4। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये एनर्जी वाला। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, प्लैटिनियम वाइट बिकम्स वाइट एट टेम्परेचर ऑफ 1600। थ्योरी में लिखा हुआ है 500 पर डल रेड, इसी तरह 1300 पर येलो और इसी तरह 1600 पर व्हाइट। तो ये सारे टेम्परेचर्स और इनके कलर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, हाँ एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 7 का अल्फा ऑप्शन है 1600 डिग्री सेल्सियस। 8, a body emits radiation which is of long wavelength in visible infrared, invisible infrared radiation at low temperature। लो टेम्परेचर पर लॉन्गर वेवलेंथ, लेसर एनर्जी, लेसर फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन एमिट होती है जो इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। अभी पहले बताया था और एक बार फिर, जैसे जैसे किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब जो रेडिएशन वहां से एमिट होंगी वो स्लाइडली हायर एनर्जी वाली, हायर फ्रीक्वेंसी वाली और लेसर वेवलेंथ वाली होगी। हर बॉडी रेडिएशन एमिट करती है बाय द विर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर और डायरेक्टली। बॉडी का जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन वो एमिट करेगी। तो इस तरह यहां पर लो टेम्परेचर बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ द मैटर इज। 40 ऑप्शन लाइट। साइड इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, कोड किया गया है कि लाइट को भी अब हम कहते हैं कि फोटोन एक पार्टिकल से मिलकर बना है। तो जब ये पार्टिकल पर कंपोज्ड है तो ये भी मैटर का हिस्सा हो गया। मैटर को पहले हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, बल्कि केमिस्ट्री के मुताबिक 4 में, लिक्विड, गैसेस, सॉलिड्स और प्लाज्मा केमिस्ट्री के मुताबिक। तो अब लाइट भी चूंकि फोटोन एक पार्टिकल पर कंपोज्ड है
तो उस साइड इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसको भी हम उसी कैटेगरी में फॉल करेंगे और इसको मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? तो देखो ये हम इक्वेशन बनाई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, आइंस्टाइन की इक्वेशन कि रेडिएशन जब फॉल करेगी जिनकी एनर्जी HF, तो इन रेडिएशन की जो एनर्जी है इनमें से कुछ हिस्सा ये इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे इस मेटल सरफेस से बाहर निकलने में, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। और ये जो वर्क फंक्शन है हर मेटल का मुख्तलिफ होगा। बाकी जो एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे एज देयर काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनाई तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी HF माइनस 5। अब यहां से हमें नजर आ रहा है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? पहले नंबर पर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर और दूसरे नंबर पर मेटल सरफेस के टाइप पर कि उसकी वजह से वर्क फंक्शन चेंज होगा। तो इस तरह दो चीजों पर डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। पहले नंबर पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और दूसरे नंबर पर टाइप ऑफ द मेटल सरफेस। तो ऑप्शन यहां पर बन गया डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ फोटो सेल सोडियम एंड पोटेशियम emit इलेक्ट्रॉन्स फॉर। ये फोटो सेल वाले आर्टिकल में है अल्फा ऑप्शन विजिबल लाइट। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ स्कैटरिंग फॉर विच द क्वांटम शिफ्ट इज मैक्सिमम इज डेल्टा ऑप्शन 180 डिग्री। मिनिमम क्वांटम शिफ्ट या काउंटर शिफ्ट अकर ही नहीं होगा 0 डिग्री पर, मैक्सिमम होगा 180 डिग्री पर, और क्वांटम शिफ्ट और क्वांटम वेवलेंथ इक्वल होंगे 90 डिग्री पर। इसको एक बार फिर देख लें। इक्वेशन थी डेल लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस cos फाई। इस इक्वेशन में डेल लैम्डा को हम बोलते हैं क्वांटम शिफ्ट, h ओवर m नॉट c को बोलते हैं क्वांटम वेवलेंथ, तो अगर यहां पर एंगल 90 आ जाए, cos 90 0, 1 माइनस 0 1 ही आ जाएगा, तो डेल लैम्डा इक्वल आ जाएगा h ओवर m नॉट c के। दूसरे शब्दों में क्वांटम शिफ्ट इक्वल आ जाएगा क्वांटम वेवलेंथ के। और कब इक्वल आया? जब फाई की वैल्यू 90 पुट की। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव बनते हैं, दोबारा सुन लें। मिनिमम क्वांटम शिफ्ट अकर होगा, यानी क्वांटम शिफ्ट अकर ही नहीं, डेल्टा लैम्डा 0 आएगा जब एंगल 0 हो, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, सारा राइट साइड पर 0। मैक्सिमम क्वांटम शिफ्ट उस वक्त अकर होगा जब फाई 180, cos 180 माइनस 1 और ये वाला माइनस मिलकर प्लस 1 और यहां पर आंसर 2। तो उस वक्त डेल लैम्डा इज इक्वल टू 2 h ओवर m नॉट c। फिर तीसरे नंबर पर कब क्वांटम शिफ्ट और क्वांटम वेवलेंथ एक दूसरे के इक्वल आएंगे? जब फाई 90 डिग्री हो, उस वक्त ये दोनों इक्वल। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर इज कॉल्ड मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये पेयर प्रोडक्शन का दूसरा नाम मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, और पेयर प्रोडक्शन का उलट एनिहिलेशन ऑफ मैटर। तो यहां पर
Beta option, materialization of energy. Next, the lifetime of an electron in an excited state is about 10 to the power minus 8 seconds. What is its uncertainty in energy during this time? इसमें हम इक्वेशन यूज करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, डेल्टा E इंटू डेल्टा T इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H, और इसके मदद से हमारे पास आंसर 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। और ख्याल रहे H का टर्म यहां पर यूज कर देंगे जो इक्वल होता है H ओवर 2 पाई के। ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव। और अब शॉर्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये फिर वही आ गया, हायर फ्रीक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन लो फ्रीक्वेंसी लाइट। अभी आपको बताया था नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते, डिपेंड करते इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर। और ये भी कहा था कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ठीक है इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन कंडीशनल है कि उस वक्त ये होगा जब लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। तो हम इसको इस तरह कहेंगे, नो द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट बट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, provided that the frequency of the light fallen on the metal surface is greater than the threshold frequency of the metal surface. Next, an electron is accelerated through a potential difference of 50 volt. Calculate its de Broglie's wavelength. इसके लिए de Broglie's के लिए इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू H ओवर mv, और फिर इक्वेशन हम बनाते हैं अंडर रूट 2mev। ख्याल है ये v वोल्टेज है, पोटेंशियल है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट्स। H प्लैंक कांस्टेंट 6.63 into 10 to the minus 34, m mass of the electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, E electronic charge 1.6 into 10 to the power minus 19, वोल्टेज की वैल्यू गिवन 50 वोल्ट। तो ये सारी वैल्यूज पुट करते हुए हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस टू टोटल रेडिएशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी इफ इट्स एब्सोल्यूट टेंपरेचर इज डबल्ड। ये एक्सरसाइज का है शॉर्ट क्वेश्चन, जब एब्सोल्यूट टेंपरेचर डबल करेंगे। एक्चुअली ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, E is equal to sigma T4। अब अगर एब्सोल्यूट टेंपरेचर T डैश पहले के मुकाबले में डबल हो गया तो नई एनर्जी E डैश इज इक्वल टू सिग्मा 2T रेज़ टू पावर 4, और जब 4 पावर देंगे तो 16 बन जाएगा। तो इस तरह अब एनर्जी पहले के मुकाबले में 16 टाइम हो जाएगी मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हुए। क्वेश्चन नंबर 4, when ultraviolet light falls on certain dyes, visible light is emitted. Why does this not happen when infrared light falls on the dyes? ये भी एंड एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन। अल्ट्रावायलेट लाइट हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं। अगर ये इस मेटल सरफेस पर या सर्टेन डाइस पर ये वाली रेडिएशन फॉल करेंगी, हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देंगी, इसके इलेक्ट्रॉन्स को डाइस के, और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर सफिशिएंटली हायर ऑर्बिट में चले जाएंगे। फिर जाहिर वो हायर में नहीं रह सकते, एक्साइटेड स्टेट में परमानेंटली नहीं रह सकते।
तो जब वो वापस आएंगे अपने ग्राउंड लेवल में, तो जितनी एनर्जी उन्होंने ऑब्जॉर्व करके वो ऊपर गए थे उतनी एनर्जी अमिट कर देंगे। तो वो जो अमिट करेंगे वो रेडिएशन की शक्ल में होगी। विजिबल रेडिएशन इस तरह हमें देखने को विजिबल रेडिएशन हमें मिलेगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर इस मेटल सरफेस पर, इस डाई पर हम अगर लो एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशन फॉल कराएं, अब ये लो एनर्जी वाली रेडिएशन है, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ऊपर एक्साइट नहीं कर सकती। इनकी वजह से पहले तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक्साइट ही ना हो, अगर एक्साइट हो भी जाएंगे तो ज्यादा सफिशिएंटली हायर में नहीं जाएंगे। तो इस तरह अगर एक्साइट नहीं होंगे तो तब तो रेडिएशन बिल्कुल ही एमिट नहीं होगी। लेकिन अगर लो किसी में लेवल में चले भी गए तो अब जब वहां से डी एक्साइट होंगे तो अब चूंकि ज्यादा दूर तक नहीं गए थे, तो अब जब रेडिएशन डी एक्साइट होंगे और रेडिएशन अमिट होंगी तो वो लो एनर्जी वाली होंगी, इनविजिबल होंगी, हमें नजर नहीं आएगी, तो हम कहेंगे रेडिएशन अमिट ही नहीं हो रही। तो इस तरह रेडिएशन अमिट होगी अल्ट्रावायलेट से, इंफ्रारेड से नहीं होगी। What are black body radiations? How can you get a black body? Black body radiation जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, उस ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक उनको हम ब्लैक बॉडी या थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। और हम ऑब्टेन करते हैं ब्लैक बॉडी के कोई भी एक सॉलिड एलिमेंट लेकर, इसको अगर हम अंदर से हालो करते चले जाएं, इसके अंदर से मटेरियल निकालते चले जाएं, अब ये हालो हो गया। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर अंदर डल ब्लैक पेंट कर दें किसी भी तरीके से, किसी स्प्रे से, तो अब जो एलिमेंट बनेगा अंदर, तो उसको हम नाम देंगे ब्लैक बॉडी। क्या अगर हम यहां से अंदर देखने की कोशिश करें तो हमें कुछ चीज नजर नहीं आएगी, इसका मतलब हुआ ये सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही हो तो वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहलाती है। तो इस तरह हम ब्लैक बॉडी फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये दो डेफिनेशंस अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज करते हुए बता चुका हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल कि ये जो इलेक्ट्रॉन अमिट हो रहे हैं इनको रोकने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल देना होगा। उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम नाम देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी स्टॉप्ड आर कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी तरह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन कर चुका हूं कि इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए इनकी सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है इन रेडिएशंस की। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कि सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट व्हिच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from a metal surface are called the threshold frequency। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टोटल 10 है, 7 पर हम पहुंच गए। व्हाट डू यू मीन बाय द एनिलेशन ऑफ मैटर? एनिलेशन ऑफ मैटर पेयर प्रोडक्शन के उलट वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए थे, जहां पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मूव करते हुए जब एक दूसरे के नजदीक आ जाए तो एक दूसरे में फ्यूज होकर मर्ज होकर दो रेडिएशन हमें देते हैं। इस फिनोमिना को हम एनिलेशन ऑफ मैटर बोलते हैं। इनमें भी सारे कंजर्वेशन लॉज में रहेंगे एनर्जी वगैरह का। नेक्स्ट, we do not notice the de-Broglie wavelength for a pitch cricket ball explained by JB and exercise का लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv की मदद से कि क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होता है h के मुकाबले में, h प्लस कांस्टेंट बहुत कम है, जिसकी वजह से लैम्डा की वैल्यू बहुत कम आएगी और वो अननोटिसेबल होगा। State uncertainty principle, 9th question बोल रहा हूं। State uncertainty principle give its two mathematical forms।
Uncertainty principle कि all the physical aspects of microparticles cannot be measured simultaneously accurately. इसके दो हैं मैथमेटिकल फॉर्म, एक है डेल्टा E इंटू डेल्टा टी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू H, दूसरी डेल्टा X इंटू डेल्टा P इज आल्सो अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू H. Last, what advantages an electron microscope has over an optical microscope? दो थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है 1000 टाइम 0.4 है, और दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 3 डायमेंशनल इमेज भी हमें बना सकती है, प्रोवाइड कर सकती है, और उसको हमने बोला था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन, बाकी इसमें लॉन्ग और जाहिर इजी वर्ड्स करके. खुदा हाफिज़.